28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया के विजिट पर थे। वो अपनी गाड़ी में रोड से गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे कि एक मुकाम पर इनके ड्राइवर ने गाड़ी को गलत गली में मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि सिर्फ गलत गली में आने का अंजाम दुनिया को वर्ल्ड वार 1 की सूरत में देखना पड़ेगा, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मौत और अरबों डॉलर का नुकसान होगा। जी हाँ, आइए जानते हैं कि ये गलत गली दुनिया को कैसे वर्ल्ड वार 1 में ले गई। नाजरीन, वर्ल्ड वार 1 से पहले यानी 19वीं सेंचुरी के इब्तदाई सालों में दुनिया का नक्शा आज से बहुत डिफरेंट था। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर जैसी बड़ी रियासतें मौजूद थीं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री था बोस्निया हर्ज़ेगोविना, जहाँ से इस सारे मसले की इब्तिदा होती है। बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने 1908 में कब्जा करके इसके सारे मामला को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज़्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे, जबकि बोस्निया के हमसाया मुल्क सर्बिया में भी काफ़ी स्लेविक लोग मौजूद थे। इसलिए दोनों मुल्कों के लोगों की एक दूसरों के साथ हमदर्दियाँ मौजूद थीं, लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर का हिस्सा नहीं था। ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर चाहती थी कि सर्बिया पर भी हमला करके इसको अपने एम्पायर का हिस्सा बना ले। इससे बोस्निया समेत सर्बिया भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ के लोगों में दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के इस प्लान को लेकर काफी कम गुस्सा पाया जाने लगा। इनकी ख्वाहिश थी कि सर्बिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना जहाँ स्लेविक लोग रहते हैं, सब एक ही आज़ाद मुल्क बना लें, जिसे ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया का नाम किया जाए। लेकिन फिलहाल इनके पास ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर से नफरत करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। शायद ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर सर्बिया पर हमला कर भी देती, लेकिन इनको डर था रशिया से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर इस रीजन में ज्यादा ग्रो करे। इसलिए सर्बिया से लड़ने के लिए ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने जर्मनी को अपने साथ मिलाकर इनको बैकअप पे रख दिया और रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना दिया। वहाँ सर्बिया और बोस्निया के नेशनलिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आज़ादी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी। पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील होकर खूनरेज़ी पर उतर आई। इस दौरान एक और तंजीम वजूद में आई, जिसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इस तंजीम का नारा था कि ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर न दें। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन किसी की जान लेने को भी तैयार था। इसी बीच एक 19 साल का लड़का गैब्रिलो प्रिंसिप भी था। वो हमेशा से आज़ाद मुल्क यूगोस्लाविया का ख्वाब देखा करता था। इसने ब्लैक हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। अब वो लोग दिन रात काम करने लगे किस तरह ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर से जांच छुड़ाई जाए। उन्होंने कई मरतबा ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के ऑपरेशन पर हमले भी किए, लेकिन इनको किसी भी तरह एम्पायर से छुटकारा नहीं मिल रहा था। 1914 में इनको खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर का प्रिंस आर्कटिक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया विजिट करने वाला है। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड्स के मेंबर खुश हुए और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेने लगा। सबसे पहले प्रिंस आर्कड्यूक के विजिट वाले दिन इसकी रूह का पता लगाया गया। मालूम पड़ा कि वो सिटी हॉल में एक न्यू म्यूजियम की इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ब्लैक हैंड ने प्लान बनाया कि इनके 3 शूटर डिफरेंट लोकेशन पर लोगों के हजूम में खड़े होंगे। प्रिंस की गाड़ी जिस शूटर के पास से गुजरेगी वो पहले ग्रेनेड फेंकेगा और फिर साइनाइड पिल यानी जान लेने वाली दवाई खाकर 5 मिनट दरिया में कूद जाएगा। इनका मकसद था कि प्रिंस को मारने के बाद मारने वाला भी मर जाए, और अगर साइनाइड पिल ने काम ना भी किया तो दरिया में कूदने के बाद इसकी मौत पक्की है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा था कि ब्लैक हैंड एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह इनके प्लान का किसी को पता चल सके। जहां ब्लैक हैंड के मेंबर ये सारा प्लान बना रहे थे, वहीं गैब्रिलो प्रिंसिप, जिसने बचपन ही से आज़ादी का जुनून सवार था, वो प्रिंस को मारने के लिए एक अलग प्लान बना रहा था। 28 जून 1914 वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। ब्लैक हैंड की तरफ से भेजे गए शूटर्स को पहले इस काम का कोई तजर्बा नहीं था। जब प्रिंस और उसकी वाइफ का काफिला आवाम के आगे से गुजरा तो पहले नंबर वाला शूटर डर के मारे ग्रेनेड फेंक ना सका। जब गाड़ी दूसरे शूटर के पास गुजरी तो वो कांपने लगा और जितनी देर में वो सोचता गाड़ी इसके आगे से गुजरती। अब सारी जिम्मेदारी थी इस शूटर पर थी। इसके सामने से जब प्रिंस की गाड़ी गुजरी तो उसने जल्दी से बम फेंक दिया, लेकिन इसका निशाना ठीक नहीं था। ग्रेनेड प्रिंस की गाड़ी की बजाय पिछली गाड़ी से भी कुछ दूर जाकर गिरा, जिससे क्राउड में मौजूद 20 लोग जख्मी हुए और प्रिंस समेत किसी की भी जान नहीं थी। ये काम करने के बाद इसने जल्दी से अपनी साइनाइड पिल खा ली, जो कि पुरानी होने की वजह से नकारा हो चुकी थी। कैप्सूल ने इसकी जान तो नहीं ली, बल्कि इसे सिर्फ हल्की सी उल्टी हुई। ये सब करने के बाद इसने प्लान के मुताबिक दरिया में शराब डाला, लेकिन शायद आज इसकी किस्मत खराब थी। इस दिन दरिया का पानी सिर्फ एक फीट से कुछ ज्यादा था, क्योंकि इस मौसम में दरिया सूख चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको अरेस्ट कर दिया और इस तरह प्रिंस की कत्ल की साजिश नाकाम हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। गैब्रिलो प्रिंसिप अभी भी अपने खुफिया मिशन पर मौजूद था।
बम फटने के बाद प्रिंस और उसकी वाइफ को सिक्योरिटी में ले जाकर सिक्योर जगह पर पहुंचा दिया गया। प्रिंस आर्कड्यू गुस्से में बोस्निया के मेयर से शिकायत करते हैं कि हम आपके शहर विजिट करने आए हैं, लेकिन आपने हमारा इस्तकबाल बम से किया है। प्रिंस को जब बताया जाता है कि बम फटने की वजह से 20 लोग जख्मी हुए हैं, तो प्रिंस फौरी तौर पर अपना शेड्यूल चेंज करके म्यूजियम के बजाय हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं ताकि जख्मियों की खैर खबर मालूम की जाए। लेकिन शेड्यूल और रूट चेंज होने की इत्तला इनके ड्राइवर को नहीं दी जाती। प्रिंस दोबारा आकर अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल जाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गैब्रियो प्रिंसिप म्यूजियम जाने वाले रोड पर खड़ा प्रिंस पर हमला करने के लिए प्रिंस की गाड़ी का वेट कर रहा होता है। इतने में प्रिंस की गाड़ी म्यूजियम जाने वाली गली में टर्न लेती है। ड्राइवर, जिसको मालूम नहीं था कि प्रिंस को हॉस्पिटल जाना है, वो प्रिंस की गाड़ी को म्यूजियम की तरफ जाने वाली गली में मोड़ लेता है, इसी गली में जहाँ गैब्रियो प्रिंसिस खड़ा है। पूरी तौर पर स्टाफ ड्राइवर को शेड्यूल के बारे में बताता है और गाड़ी को टर्न करके हॉस्पिटल जाने का कहता है। रिवर्स करते हुए गाड़ी की रफ्तार काफी स्लो हो जाती है और गैब्रियो प्रिंसिप के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। आदमी पिस्टल निकालता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। प्रिंस आर्कड्यू और उसकी वाइफ मौके पर ही मारे जाते हैं। जब प्रिंस की मौत की खबर ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के बादशाह तक पहुंचती है तो गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रशिया, जो पहले ही सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था, इसने समझा कि शायद ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए वो सर्बिया के बिहाफ पर ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के सामने खड़ा हो जाता है। उधर जर्मनी ने पहले ही ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट का वादा कर रखा होता है, वो भी रशिया के मुकाबले में आ जाता है। ये देखते हुए फ्रांस, जो पहले न्यूट्रल रहने का इरादा कर रहा था, वो रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है। ओटोमन एम्पायर को कमजोर करने में फ्रांस और रशिया का बड़ा हाथ था, इसी वजह से वो जर्मनी की सपोर्ट में अपने हथियार निकाल लेते हैं। यूके, जिसने फ्रांस के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में ओटोमन एम्पायर के खिलाफ साजिश की थी, वो फ्रांस के साथ जा मिलती है। देखते ही देखते इस जंग में जापान और यूएसए की भी एंट्री हो जाती है और गलत गली में जाने की वजह से वर्ल्ड वार 1 का आगाज हो जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन प्रिंस की गाड़ी इस गलत गली में ना जाती तो शायद इसकी मौत वाकया ना होती और वर्ल्ड वार 1 शुरू होने का मौका ना मिलता।